Hello everyone, this is Aryan Rana. Welcome to Aryan Astronautics Tailor-Made Solutions for Growth. In this video, which will take roughly about 12 to 15 minutes, I am sharing my thoughts and historical insights on the 2022 Assembly elections in India. These election outcomes to some extent can impact the stock markets and overall outlook for the economy, positively or negatively, depending upon what messages come across for the nation from the voters. With major focus on the biggest electoral state and the heartland of India, Uttar Pradesh, we will explore insights on whether the ruling BJP will maintain power with an absolute majority or the Samajwadi Party will outperform and unseat the BJP in this now testing context on the result day 10th March 2022. डिजिटल क्रांति ने सब कुछ बदल दिया है। एक बात हम निश्चित रूप से जान लें कि जब भी काम करने के नए और शक्तिशाली तरीके आते हैं तो उनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फोन, टेलीविज़न, ईमेल, कंप्यूटर्स, मोबाइल, जितनी भी नई तकनीकियाँ जो है अतीत में आई हैं, उन्होंने साबित किया है कि जो नई तकनीकी को अपनाते हैं उन पर लीड हासिल कर लेते हैं जो नहीं अपना पाते। इसलिए मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत 5 राज्यों के जो 2020 के जो विधानसभा चुनाव है, इनके नतीजे अलग हो सकते हैं, चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी भी कई राजनीतिक पार्टियां जो है पुराने ज़माने के राजनीतिक प्रचार मॉडल पर ही निर्भर हैं या थिंकिंग पर ही निर्भर हैं। इनोवेशन नहीं करते, इनोवेटिव नहीं सोचते। लेकिन परिवर्तन के प्रति अनिच्छा के बावजूद और भारत के चुनाव आयोग द्वारा कोविड महामारी के कारण सामूहिक समारोह पर प्रतिबंध लगने की वजह से कई और सोच वाले राजनीतिक दलों को भी अपने अपने मतदाताओं से बात करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए डिजिटल रूट लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो सोशल मीडिया पर जो है उपस्थिति के मामले में भारतीय जनता पार्टी सभी प्लेटफॉर्म पर राज करती है। कांग्रेस का जो है दूसरा नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो है सोशल मीडिया के नंबरों के मामले में बहुत पीछे है। भाजपा और कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की इकाइयां हैं, इनके भी ट्विटर और फेसबुक पर पर्याप्त मात्रा में फॉलोअर्स है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो जो है दुनिया के ऐसे लीडर हैं जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और सबसे आगे जो है वो सोशल मीडिया के प्रेजेंस के मामले में है पूरी दुनिया भर में। उन्होंने कोविड-19 निर्देशों के मद्देनजर जनता को संबोधित करने के लिए जन चौपाल जैसी वर्चुअल रैलियां करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव 10 फरवरी से शुरू हुए हैं और 7 मार्च को आखिरी दौर की वोटिंग होनी है और इस राज्य के चुनाव परिणाम पर जो है सबकी पैनी नज़र है, क्योंकि यहाँ दांव पेच बहुत ऊंचे हैं। यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता तो जनसंख्या के मामले में इंडिया का यह हार्टलैंड सबसे बड़े देशों में से एक होता। भारतीय संसद के निचले सदन जो है लोकसभा में जो है यहाँ पर 15% सीटें जो है उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर हैं। लगभग 80 सीटें जो है लोकसभा की यहाँ से हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इसलिए जो है आम चुनाव से कम नहीं है और यहाँ जीतना जो है राजनीति का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। बीजेपी की मुख्य रणनीति जो है ये रही है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कैसे भुनाया जाए। तो उन्होंने जो है सितंबर लेकर के 2021 से लेकर के जो है मोदी जी के यहाँ पे 3 दौरे रखे, जहाँ पर उन्होंने कई सारे नए प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए उनका जो है शिलान्यास किया या उनका अनावरण किया। ये बात कौन नहीं जानता कि 2014-2019 के चुनाव के साथ साथ जो है 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी जो है भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में और
कई सारे राज्यों में जो है भारी जनादेश जो है सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बीजेपी को जो है उम्मीद होगी कि मोदी जी अपने इस प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो इन्होंने भी जो है लगभग 10 डिजिटल रैलियां की हैं और इन्होंने अपना डिजिटल अभियान जो है प्रियंका के साथ लाइव शुरू किया, जहां पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से बातचीत की और फेसबुक लाइव के माध्यम से उनके प्रश्नों का जवाब दिया। कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरने के लिए जो है उत्तर प्रदेश में अपना पूरा जो चुनाव अभियान है वो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बना है। हालांकि कांग्रेस की जो कमजोर यहाँ पर जमीनी हकीकत है इस ओर इशारा करती है कि पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है और अभी भी भाजपा के लिए जो है कोई बड़ा खतरा नहीं है। 2017 में सिर्फ इनको 7 सीटें ही मिल पाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो इन्होंने भी जो है एक इंटरेस्टिंग जो है डिजिटल पर एक मौका केजरीवाल को अभियान का अनावरण किया। इन्होंने दिल्ली के लोगों से आम आदमी पार्टी के जो राजधानी में अच्छे काम किए उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपलोड करने को कहा और चुनावी राज्यों के लोगों से जो है पार्टी को वोट देने की अपील करने का आग्रह किया। और इन्होंने जो है जिन 50 लोगों के जो है वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होंगे उनको जो है अपने साथ डिनर पर भी बुलाने का वादा किया हुआ है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो इनके लिए जो है डिजिटल जो प्रचार प्रसार था, हाइब्रिड प्रचार प्रसार जो है उनको परेशान करने वाला ही रहा। वह अपनी राजनीति के तहत जो है विशाल जनसभाओं को दिखाकर खुद को भावी मुख्यमंत्री होने के तौर पर पेश करना चाहते थे, लेकिन डिजिटल माध्यम में अभी तक उनको उतनी महारत हासिल नहीं है और उतने सोशल मीडिया में नंबर भी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इसके कारण इनको कुछ जो है परेशानियां हो सकती हैं। रिजल्ट जो है इनके कहीं कहीं पर पक्ष में नहीं आएंगे, खासतौर पे जब कोविड की वजह से जो है डिजिटल से ही जो है प्रचार हो रहा था। लेकिन कोविड के कम होने के बाद जिस तरह से अखिलेश प्रचार कर रहे हैं उससे लगता है कि उनकी पार्टी का वोट शेयर काफ़ी बढ़ सकता है, जिससे उनकी सीटों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी होना तय है। अखिलेश ने बड़ी चतुराई से जो है चुनाव का ध्यान धार्मिक ध्रुवीकरण से हटाकर सोशल इंजीनियरिंग की ओर कर दिया है। दिलचस्प बात यह कि उन्होंने चुनावी मुकाबले को फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड जातियों की लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन समस्या है कि जिन्ना और भगवान कृष्ण का आह्वान करने वाले उनके जो बयान हैं वो थोड़ा सा दिशाहीन होने का संकेत भी देते हैं। उससे पता चलता है कि वह अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें जो है बीजेपी ने यूपी में मिले विशाल जनाधार के बाद 2017 में सरकार चलाने के लिए चुना था, उन्हें शासन और प्रशासन में 2 दशक का लंबा अनुभव था। उन्होंने लगभग 4 दर्जन शैक्षणिक, स्वास्थ्य और गोरखनाथ मठ जैसे आध्यात्मिक संस्थानों का प्रबंधन किया था। लेकिन कई राजनीतिक पंडित भगवा पोशाक के प्रति अपनी आंतरिक घृणा के कारण जो है उनकी मजबूत शक्ति सराहना करने में विफल है और आज भी जो है उन्हें इनमें जो है कुशलता नजर नहीं आती। लेकिन योगी ने ऐसे कई आलोचकों को चुप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने 2017 के शुरुआती महीनों में राज्य के शासन में सुधार यह सुनिश्चित करने के साथ शुरू किया कि मंत्री और अधिकारी ऑफिसर सब समय पर कार्यालय पहुंचें और सरकारी कार्यालयों को पान के दागों से मुक्त रखें, यानी स्वच्छ अभियान चलाएं और स्वच्छ रखें। यह हासिल हो जाने के बाद उन्होंने गुड गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी विभागों और मंत्रियों को 1 महीने के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जो काफी सराहनीय स्टेप थे। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आदित्यनाथ को विरासत में मिला था, भ्रष्टाचार, गुंडाराज और भाई भतीजावाद से प्रभावित था। खराब कानून व्यवस्था, खराब बिजली आपूर्ति, खराब सड़कों और खराब हवाई संपर्क से पीड़ित था।
इन समस्याओं के कारण देश में सीमित निवेश हुआ, जिसके कारण बेरोजगारी और अन्य औद्योगिक राज्यों में बड़े पैमाने पर पलायन होता रहा। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इन चुनौतियों को गंभीरता से लिया और कई सारी विकास की परियोजनाएं उन्होंने चलाई, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जो सबके सामने है। उनकी विकास आधारित नीतियां जो है इनके पक्ष में इलेक्शन में काम करने की संभावना है। हालांकि कास्ट पॉलिटिक्स, लखीमपुरी खीरी हिंसा, कोविड-19 की दूसरी लहर और किसानों के जो विरोध हैं, जिन पर जो है इनके विरोधी इनको घेरते हैं और इन्हीं मुद्दों पर जो है ज़्यादा निर्भर हैं, इनसे संबंधित बातें उनकी पार्टी की छवि के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं इस सिलेक्शन में, और उनके ग्रह गोचर भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं। जहां तक मायावती जी का सवाल है तो इनको ज़्यादा इस इलेक्शन में तवज्जो नहीं दी जा रही है। इनको काफ़ी जो है कमजोरी से आंका जा रहा है और इसका जो है रीज़न भी है, रीज़न भी मेरे पास में है क्योंकि इनका चार्ट जो है तो मैंने जो भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि कई पार्टियों के चार्ट्स जो है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का विश्लेषण किया है और उनके प्रमुख नेताओं जैसे अखिलेश, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, मायावती, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जैसे कई सारे लीडर्स के चार्ट का भी विश्लेषण किया है। इन चार्टों को जो है 10 फरवरी से शुरू होने वाली मतदान तिथियों से लेकर 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27, 3 मार्च और 7 मार्च और ऑल्सो जो है 10 मार्च को जब जो है इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उसके आधार पर जो है इनके क्यूमुलेटिव जो भाग्य प्रतिशत है उसको निकाला है मैंने। तो उस भाग्य प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखो तो ये डेट 10 से शुरू होते हुए 10 मार्च तक की डेट है। तो इसमें कई सारे योग ऐसे हैं, बीच में जो रेड में है वो खराब योग था, बीच में 20 तारीख को, 23, 24, 27। तो इस समय जो है कुछ परेशानियां जो है देखने मिल सकती हैं रिजल्ट को लेकर के। इसी बीच जो है यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध हुआ तो खराब समय था, तो उसका मैं अलग से विश्लेषण लेकर आऊँगा। तो इस तरह से रहा ये जो है पूरा। तो इसमें से 3 दिन जो है 3 इलेक्शन डेट्स जो है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं रही होंगी शायद। तो ये पार्टी के और उनके नेताओं का चार्ट है कि किस तरह से इनका टोटल भाग्यांक जो है है। तो आम आदमी पार्टी का जो है 60% का लक आ रहा है टोटल। बीजेपी का बीएसपी का थोड़ा कम है, लगभग 30% है, काफ़ी कम है इनफैक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी 50% से कम है, लगभग 40% है। एसपी का काफ़ी अच्छा है, 60%, और बीजेपी का लगभग 75% है। इनका जो है बीजेपी का जो है 14 फरवरी जो इलेक्शन हुए उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में वगैरह और उत्तर प्रदेश में, इन इलेक्शन में इनका लक इतना कुछ खास नहीं था। तो काफ़ी जो है ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं ये जो ग्रह गोचर हैं कि शायद इनको जो है जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो ना मिले या इनको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है इन दिनों में। उसके बाद जो है 3 मार्च का भी जो इलेक्शन परसों होगा उसमें भी थोड़ा सा परेशानियां जो हुआ है उसमें भी थोड़ी परेशानी इनको हो सकती हैं। बाकी के इलेक्शन में इनका ठीक ठाक लक लग रहा है। जहाँ तक लीडर्स की बात करें तो प्रियंका गांधी का लक, पर्सनल लक काफ़ी अच्छा है, 60% का लक का लग रहा है। मायावती का लक पर्सनल जो है 40% है। तो मायावती का दोनों पार्टी और इनका जो है लक उतना कुछ खास नहीं, तो शायद इसीलिए लोग इनको इसमें इग्नोर ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें उनका पर्सनल लक जो है 50% है। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी का लक अच्छा है, तो इसका मतलब है कि इनको सीटें में बढ़ोतरी जरूर होंगी, लेकिन अखिलेश जो है सीएम बन पाएंगे कि नहीं उस पर डाउट है, क्योंकि उनका लक ही कुछ 50% का ये दिखा रहा। अगर योगी की बात करें तो उनका भी लक जो है लगभग 40% है। ज़्यादातर दिनों में चंद्रमा का गोचर वगैरह जो है वो सही स्थानों पे नहीं था जब इलेक्शन हुए, तो हो सकता है कि इनको भी जो है काफ़ी परेशानी जो है इस इलेक्शन में उठानी पड़े, या जो है इनकी सीटें काफ़ी कम हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी जी इनके स्टार प्रचारक, इनका लग काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगभग 75% और पार्टी का 75%। इससे लग रहा है कि हो सकता है कि और अखिलेश का भी जो है पर्सनल लग 50% है।
इससे ये इंडिकेट होता है कि हो सकता है कि जो है योगी जो है कम से कम सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह सकते हैं। इस तरह का ये जो क्यूमुलेटिव लक है ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर कि किस तरह से जो है आगे अनफोल्ड हो सकता है। इसके बारे में मैंने 2021 में ही कहा था, जब 2021 के मैं 10 साल की प्रेडिक्शन आप मेरे वीडियो चैनल पर देख लीजिए, वहाँ पर है। 2022 के बारे में कहा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है अनफोल्ड हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, क्योंकि राहु का साल है 2022 का, मतलब 4 नंबर है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हैं। और फरवरी के महीने में जो बजट हुआ था उसमें मैंने जो पॉडकास्ट बनाई थी उसमें भी कहा था कि आगे चलकर जो है ग्रहों के जो गोचर हैं इंडिकेट करते हैं कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, अर्थव्यवस्था को परेशानी हो सकती है, शेयर मार्केट में परेशानी हो सकती है। ये सारी बातें मैंने कही थी और इसका विश्लेषण मैं अब जो है इस युद्ध का कर रहा हूँ और अगले वीडियो में उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।